जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हमारे पास कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उसमें से कुछ हैं जैसे कि सोना या जमीन जायदाद, या उसको रियल एस्टेट भी कह सकते हैं। सोना के साथ साथ आप सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है आपका इक्विटी। चौथा है आपका आप बॉन्ड्स वगैरह में कर सकते हैं या एफडीज में कर सकते हैं। तो कुछ ही आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्विटी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आरबीआई गवर्नर मिस्टर संजय मल्होत्रा, इन्होंने एक स्पीच दी थी और इन्होंने बोला कि इंडिया एक लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है जिसमें रोबस्ट ग्रोथ है, बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ है, जहां पे और लिमिटेड डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल ट्रेड है। हमारे यहाँ ज्यादा ट्रेड नहीं है। जो अभी अमेरिका के जो सारे टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें हमारे को बहुत कम असर हो रहा है क्योंकि हमारा एक्सटर्नल ट्रेड ज्यादा नहीं है। हमारे स्ट्रांग डोमेस्टिक डिमांड है, लोअर डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट कस्टम। हम एक्सपोर्ट क्वेश्चन पे बहुत कम डिपेंडेंट है, ज्यादा एक्सपोर्ट पे आधारित हमारी इकोनॉमी नहीं है। तो मैं ये जो बता रहा हूं वो आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से, कि जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकें। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एजेंट नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर है। ये एक मीटिंग हुई थी जो सीआईआई यूनाइटेड इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, USISPF बोलते हैं इसको, और आरबीआई ने कंडक्ट कराई। उसने ये बोला कि 2021 से लेके 2025 तक, यानी कि 2021-22 से लेके 2024-25 तक हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% रही। 2010 से 2019 तक, यानी कि 2010 9 साल तक 6.6% रही ग्रोथ रेट। पहले 8.2 थी और अब 6.6 है। तो आरबीआई प्रोजेक्ट कर रहा है 6.5%, 6.5% ग्रोथ रेट इस साल FY26 में। सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन भी 4% रहेगी। तो मिनिमम रिटर्न अगर हम जोड़ें तो 6.5 ग्रोथ रेट प्लस इन्फ्लेशन को जोड़ें तो 10.5% के करीब होता है। तो इतना तो हमारे को रिटर्न आने ही वाला है। हमारे इंडियन एस्पिरेशंस जो है उससे ही कम है। ये मान चलिए, ये हमारे जो इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इंस्पिरेशन में ये कम है। पर ये सारी जो इकोनॉमीज हैं, जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज हैं, ग्लोबली जो इकोनॉमीज हैं, बड़े बड़े देश हैं, उनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है ये। हमारा फोकस किस पे है? संजय मल्होत्रा जी बोल रहे हैं हमारा फोकस किस पे? फोकस है हमारा पॉलिसी कंटिन्यूटी पे। पॉलिसी हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी, कंटिन्यूस रहेंगी, ये नहीं बदलती जाए, क्योंकि उनका ये मानना है कि आने वाले समय भी बीजेपी का ही रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। बीजेपी से मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी रहेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। अभी आपने को पता है कि अभी जगह जगह गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, डिजिटाइजेशन पे रहेगा। ऐसे सेक्टर्स में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है जो आप सोच नहीं सकते। रेलवेज है, रोडवेज है, ये तो नॉर्मल बात है। स्पेस के उस मैं भी आगे बताने वाला हूं। स्पेस पे भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, स्पेस रिसर्च पे भी कर रही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये चौथा पॉइंट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे भी ध्यान देती है। और एनवायरमेंटल मैन्युफैक्चरिंग मसल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे भी हम लोग वर्क करने वाले हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी एक मसल बनने वाली है, हमारी एक ताकत बनने वाली है। इंडिया ऑफर्स पॉलिसी इकोसिस्टम दैट इज ट्रांसपेरेंट। एक हमारा जो पॉलिसी इकोसिस्टम होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। कुल मिला के हमारी पॉलिसीज अब स्ट्रांग रहेगी और कंटिन्यूस रहेंगी, ट्रांसपेरेंट रहेंगी, रूल बेस्ड रहेंगी। ये नहीं कि वो अजीब तरीके की हों, वो रूल बेस्ड रहेंगी, फॉरवर्ड लुकिंग होगी, प्रोग्रेसिव होंगी और एंड आइडिया सेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म। और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होगा जो अनप्रोडक्टिव हो, यानी कि आप जो पैसा लगाएंगे वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा।
ये बात संजय मल्होत्रा जी ने कही तो इंडिया को एक अच्छा पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बताया। डिसीजन आप खुद लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना इंडियन ग्रोथ पे। मैं तो बस बता रहा हूं कि क्या उन्होंने कहा। इंडिया सर्वाधिक तेज ग्रोथ वाली इकोनॉमी है जो डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि पार्टनरशिप इन प्रॉस्पेरिटी बोलती है। जो शब्द उन्होंने यूज किया पार्टनरशिप इन प्रॉस्पेरिटी, यानी कि प्रॉस्पेरिटी में आपको वो पार्टनर बना के चल रही है। प्रॉस्पेरिटी में कोई पार्टनर नहीं बनाता पर वो बना के चल रही है। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो करीब है $686 बिलियन, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो एक तरह से सपोर्ट करता है आपके 11 मंथ के इंपोर्ट को। इंपोर्ट जनरली उधारी में होते हैं, उधार होते हैं, तो उसको वो बैकअप करता है, यानी कि वो आशा दिलाता है कि अगर कोई इंपोर्ट्स का पैसा नहीं दिया जाए तो हमारे पास उतना पैसा है कि हम आपको रिटर्न कर सकते हैं, आपका पेमेंट पूरा कर सकते हैं। हमारे 96% डेट्स को भी ये कवर करता है, जो ये 686 बिलियन यूएस डॉलर $686 बिलियन में जो है 686 बिलियन डॉलर्स, ये काफी बड़ा अमाउंट है और किसी भी तरीके की संभावनाओं को सिक्योर करता है, इंश्योर करता है। हमारी प्रेडिक्टेबिलिटी किस किस लेवल पे है? वॉलेटिलिटी लेवल पे है और इन्फ्लेशन लेवल पे है, यानी कि वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में रहेंगे, वो प्रेडिक्टेबल रहेंगे और किसी तरह की कोई निराशावादी सोच नहीं ला पाएंगे, निराशावाद को हटाएंगे। और ये वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन हम बहुत कोशिश करें कि वो एक लोएस्ट लेवल पे आ जाए, कम डाउन मार्केटली, उन्होंने जो बोला है, मतलब लोएस्ट लेवल पे। ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज इम्प्रूव्ड, यानी कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत बढ़िया तरीके से ट्रांसमिट होगी और सबका भला करेगी। अब मैं आपको बात करता हूं, जब मैंने आपको आरबीआई गवर्नर, आरबीआई एक बहुत बड़ी संस्था है और एक तरह से इंडिया का सारी मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलराइज करता है, तो उसके जो हेड हैं उनकी बातें मैंने आपको बता दी हैं, उनका क्या मानना है और उनका क्या सोचना है। अब हम आईपीओज की बात करते हैं, जो पिछले 1 साल के आईपीओज हैं। बीते पीक में अब तक 50% आईपीओ बढ़त में थे और 256% तक रिटर्न दिए। आप सोचिए कि 256%, यानी कि 2.5 गुना रिटर्न उन्होंने दिए। 50% आईपीओज ने 2.5 गुना रिटर्न दिए। 39 में से 19 तो पॉजिटिव ही रहे और 20 नेगेटिव भी रहे। मैं पूरी बात बताऊं तो 50% तो पॉजिटिव रहे। 28 आईपीओज ने लिस्टिंग के टाइम पे ही बेनिफिट दे दिया, बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया। तो आप मान सकते हैं कि रिटर्न उनका शुरू में ही अच्छा था पिछले साल, हालांकि पिछले साल बुल ईयर था तो काफी अच्छी ग्रोथ रही। बीते साल 6 लाख करोड़ का दावा लगाया था। आईपीओज का टोटल जो सब्सक्रिप्शन हुआ था वो 6 लाख करोड़ रुपए हुआ था। इसमें सिर्फ अमाउंट कितना जुटाना था? 1.6 लाख करोड़। तो बहुत सारे जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने आईपीओज में पैसा लगाया, तो उनको सबको आईपीओ नहीं मिले, कम को ही मिले। तो आप रेशियो लगा सकते हैं, 6 लाख करोड़ के एवज में 1.6 लाख करोड़ ही मिले जुटाए, जो ऑलमोस्ट 25% ही है। 25%, 100 में से 25 लोगों को ही ये इन्वेस्टमेंट मिला, अगर हम परसेंटेज टर्म्स में लें तो। इस हफ्ते भी 4 आईपीओ आने वाले हैं। आप समझ सकते हैं 4 आईपीओ आएंगे तो इसका मतलब अब फिर से अच्छा समय आने वाला है। माफ करना। अब हम बात करेंगे कौन से इन्वेस्टमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट करने वाली है। देखिए, आईटी पार्क्स में पैसा लगा चुकी है गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिक क्लस्टर्स में लगा चुकी है, सेमीकंडक्टर्स में लगा चुकी है, सेमीकंडक्टर्स में भी लगा चुकी है। तो ये सब सेमीकंडक्टर्स में ये पिछले साल की बहुत बड़ी ट्रेंड रही है, बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट करने की सेगमेंट रही है। अब जो लेटेस्ट जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट, वो किस में करना चाहती है वो मैं आपको बताऊंगा। अब वो स्पेस इकोसिस्टम में लगाना चाहती है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, वो चाहती है कि हमारे यहां पे अब लोग बाग स्पेस इकोसिस्टम बनाए, यानी कि स्पेस की चीजों पे इन्वेस्टमेंट करें। स्पेस पॉलिसीज, ये स्टेट्स और मैक्सिमम स्टेट्स स्पेस पॉलिसीज बना रही हैं, स्पेस पार्क्स बना रहे हैं। ये आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने अब तक सोचा होगा कि
जो नॉर्मल चीज़ें जैसे आईटी इंडस्ट्री है या सीमेंट है या नॉन कमोडिटीज है या वाइट गुड्स है, इनमें इन्वेस्टमेंट होगा। पर ये एक नया सेगमेंट आ रहा है जो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये स्टेट्स स्पेस पॉलिसीज बना रही हैं और स्पेस पार्क्स बना रही हैं और उनको ड्राफ्ट कर रही है, उनकी पॉलिसीज को ड्राफ्ट कर रही हैं। राज्य जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, वो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में फंडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। जो सेंटर करता है फंडिंग, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं और अपना एक हिस्सा लेना चाहती हैं। इसरो से भी ये टाई अप कर रही हैं। तो ये एक अपने आप में एक नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो एक चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के, वो क्या क्या कहते हैं उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। वो कहते हैं कि हर संकट अस्थायी होता है और रिकवरी उसमें बहुत दमदार आती है, बहुत जल्दी रिकवरी आती है। अब जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं पिछले समय के। 1992 में शेयर घोटाला हुआ था, हर्षद मेहता के समय में शेयर घोटाला हुआ था, उससे हम बुरे। 2000 में हमारा डॉट कॉम का जो था बबल था, उससे भी हम उभरे, उससे हम बाहर आए। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट रहा, उससे भी हमारा शेयर मार्केट बाहर आया और उछला और उसने नॉर्मल हुआ। 2020 में कोविड आया, उसमें भी वो उछला, नीचे जाके वापस से रिकवर हुआ। तो इसलिए ये चारों बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं अब तक, उससे हम उभर के आए तो आगे भी हम उभरेंगे, हमारा शेयर मार्केट उभरेगा, ये कहना है उनका। भारतीय बाजार बहुत मजबूत होकर उभरा। निफ्टी 2000 में करीब 1500 था, 2000 में सिर्फ 1500 था, यह बढ़कर 2200 के पार हो गया है अब। और इस दौरान मार्केट 30 से 60% गिरे भी, मतलब अभी कुछ समय पहले 30 से 60% गिरे, पर यह भी अब लंबी अवधि में उभर जाएंगे, उनका कहना। अब आप समझ सकते हैं 1500 से 22,000, यह आपका 15 गुना होता है। अगर आप सोचे तो 20 साल में 15 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। मार्केट 30% की गिरावट मात्र 1 से 3 साल में कर लेता है। 30% की गिरावट आप सोच सकते हैं कि उसको सिर्फ 1 से 3 साल, ये एवरेज रहा है पिछले सालों में। 2008 में मार्केट 61% गिरा था और फिर दमदार तरीके से 1 साल 7 महीने में उठ गया। 61% गिर के 2008 में 1 साल 7 महीने में उठ गया, यानी 1.5 साल के करीब में उठ चुका है। 2020 में भी ऐसा ही हुआ, 38% गिरा और फिर 2 महीने में उठ गया और पुराने स्तर पर लौट आया। आगे चलते हैं तो वॉलेटिलिटी स्पाइक्स कहते हैं, यानी कि डर का माहौल। वो एक संकेत देता है, क्या संकेत देता है कि ये अब इन्वेस्टमेंट का टाइम है। 15% गिरावट मात्र 7 महीने में रिकवरी हो जाती है। कोई भी रिकवरी होती है तो 15% अगर गिरता है तो 7 महीने उसको लगते हैं वापस उठने में। वॉलेटिलिटी के कुछ समय बाद बाजार शानदार वापसी करता है, बहुत शानदार वापसी करता है। आने की डर के समय के निवेश रखना लंबे समय के लिए फायदेमंद होता है। किसी भी बुरे समय पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न देके ही जाता है। वॉलेटिलिटी जो है वो बाजार की एक कैरेक्टरिस्टिक है और उसकी खासियत है। यानी कि अगर जब तक आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वॉलेटिलिटी, उसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, पर उठता हुआ होता है, नीचे गिरता उठता उठता इस तरह से वो ऊपर की तरफ जाता हुआ था। कभी भी उसका ग्राफ नीचे आता है तो वो उससे ज्यादा उठता है। तो ये उनका कहने मतलब, वॉलेटिलिटी अस्थायी होती है, कभी भी फिक्स नहीं होती और कुछ समय ही रहती है। वॉलेटिलिटी कैरेक्टरिस्टिक है मार्केट की। इतिहास हमेशा उनको पुरस्कृत करता है, उनको अवार्ड देता है जो लोग रिस्क लेते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई लोग बाजार से घबराहट करके निकल जाते हैं, जब वो गिरने लगता है तो निकल जाते हैं और जब वो उठने लगता है तो वापस इन्वेस्ट करते हैं। तो उछाल का फायदा तो उनको होता ही नहीं है। जब निवेश का सबसे बेकार समय होता है, जब बाजार सबसे खराब होता है, तभी निवेश का सबसे बढ़िया समय होता है। जब मार्केट सबसे नीचे होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी सबसे बढ़िया होता है। और धैर्यवान निवेशक जो होते हैं, जो स्टेबल निवेशक होते हैं, वो ही सबसे बढ़िया इन्वेस्टर कहलाते हैं, जो आराम से लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। इसलिए अस्थायी होने से ना डरें और लक्ष्य पर डटे रहें।
किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अस्थायी तौर से डरे ना। अपनी जोखिम लेने की क्षमता को, रिस्क एबिलिटी को मूल्यांकन करें और असेसमेंट करते रहें। हमें अपने रिस्क एबिलिटी को असेसमेंट करते रहना चाहिए। बीते 20 साल में गिरावट 18 बार रही है, 10% से ज्यादा रही थी। 18 बार तो हुई है और 10% से ज्यादा रही, और 10% से 59.5% यानी ऑलमोस्ट 60% रही है। तो 10 से 60% गिरा मार्केट 18 बार। इस दौरान निफ्टी 50 ने 16 बार फिर से रिटर्न लिए, फिर से बढ़ाए, और वो 4.5% से लेके 56% तक रहा है। 4.4 से लेके 56%, यानी कि जितना गिरा उतना उठ भी गया। ये पिछले 20 साल का रिकॉर्ड रहा है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको खुद रिसर्च करनी है और हमारे इस पे आधारित नहीं रहना है। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड एवरेजिंग क्या होती है? डाउनवर्ड एवरेजिंग वो होती है जब आपका शेयर मार्केट गिर रहा हो, किसी शेयर की वैल्यू गिर रही हो, तो आपको कम वैल्यू पे आपको शेयर्स मिलेंगे, तो वो डाउनवर्ड एवरेजिंग कहलाती है। एवरेजिंग जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है? एवरेजिंग होती है साइक्लिकल सेक्टर्स में ज्यादातर एवरेजिंग करी जाती है। साइक्लिकल सेक्टर्स के जो शेयर्स होते हैं, जैसे सीमेंट वगैरह है, जो सीजनल बेस्ड होते हैं, उन पे आप इन्वेस्टमेंट उनमें ही एवरेजिंग की जाती है। वो किस पे बेस्ड होते हैं? इंटरेस्ट रेट पे बेस्ड होते हैं। क्या कि आरबीआई किस इंटरेस्ट रेट पे अपने बैंकों को वो दे रहा है और बैंकों की रेट क्या चल रही है लोन देने की, तो वो इंटरेस्ट रेट कहलाती है। तेलों की कीमतों पे भी इफेक्ट होता है साइक्लिकल सेक्टर्स में एवरेजिंग करना, उनके शेयर्स में एवरेजिंग करना। सरकार की नीतियों पर भी आधारित होती है। फंडामेंटली मजबूत शेयर को खरीदकर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, और आप वेल्थ क्रिएशन करेंगे, लॉन्ग टर्म रखेंगे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स रखेंगे, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा भी होता है, यानी कि कंपाउंडिंग तो आप जो समझ गए, मिश्रित ब्याज जो कहते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक रखेंगे तो कंपाउंडिंग का फायदा होगा। कम कीमत पर खरीद सकते हैं, अच्छे कीमत पे आप बेच सकते हैं, और इस तरह से आप फायदा उठा सकते हैं। बाजार के करेक्शन के समय क्वालिटी वाले स्टॉक कम कीमतों में मिलते हैं। आप जानते हैं जब मार्केट गिरता है तो अच्छे अच्छे शेयर्स भी मिलते हैं। अभी खूब सारे एडवर्टीजमेंट्स भी आ रहे हैं कि इस टाइम शेयर्स बहुत अच्छी रेट पे अवेलेबल हैं, अच्छी कंपनियों के, जिनका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। फंडामेंटल्स आप समझ ही गए होंगे, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये सब कारण है, ये सब चीजें हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सावधानियां क्या क्या रखें? जो फंडामेंटली पुअर कंपनियां हैं, फंडामेंटली पुअर जो कंपनियां हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट ना करें, हद से ज्यादा ना करें। आप एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें, पर हद से ज्यादा ना करें, उसमें ज्यादा एवरेजिंग भी ना करें। एक ही स्टॉक में रिस्क ना लें, यानी कि आपका पोर्टफोलियो बाइफरकेटेड होना चाहिए। बहुत सारी कई कंपनियों में 20 से 25 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एक ही शेयर पर आधारित ना रहें, सारा पैसा एक ही शेयर में ना लगाएं। कैश की मात्रा को सुनिश्चित रखें, उधार में पैसा ना लें, लीवरेज में पैसा ना लें, कभी भी उधार लिए पैसे से इन्वेस्टमेंट शेयर्स में ना करें। जिन कंपनीज की कॉर्पोरेट गवर्नेंस या जिस कंपनियों का मैनेजमेंट पुअर है, मैनेजमेंट बेकार है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा सर्वोपरि रखें। फिर मिलते हैं आपके साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और हमारे वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।